मार्च 1978 उस वक्त इजराइल के इंटेलिजेंस सर्विस मोसाद एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन को अंजाम दे रहा था और वो था मोस्ट वांटेड टेररिस्ट वादी हदाद का खात्मा। इस कोर्ट ऑपरेशन में मोसाद काफी हद तक सफल हो चुका था, परंतु उन दिनों में इजराइल के इंटरनल सिक्योरिटी सर्विस शिन बेट को ऐसी खबर मिली जिसने उनकी नींद और शांति को तार तार कर दिया। शिन बेट को एक सोर्स से जानकारी मिली कि पीएलओ की एक टुकड़ी बड़े स्केल पर इजराइल पर हमला करेगी। इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट ऑफिसर आमोस गिलाद उसी सोर्स से जेरूसलम में मिले और इस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की पुष्टि की। सोर्स ने अपनी इंफॉर्मेशन को सही बताया। उस सोर्स ने बताया कि पीएलओ के बड़े ऑफिशियल्स ने इस हमले की प्लानिंग सिप्रस में की। सोर्स का कोड नेम हाउसमेट था। हाउसमेट ने एक फाइल आमोस गिलाद को दी जिसमें पीएलओ के कुछ खूंखार आतंकवादियों के नाम और उनके लोकेशंस की जानकारी मौजूद थी। हाउसमेट के अनुसार इस टेरर मिशन को पूर्ण रूप से अंजाम यासिर अराफात और अबू जिहाद देने वाले हैं। उन दिनों इजराइल और इजिप्ट के बीच मैत्री संबंध की शुरुआत हुई थी। इस हमले के जरिए इजराइल और अरब देशों के बीच दोबारा युद्ध छिड़े, ऐसी उन दोनों की तैयारियां थी। यह ऑपरेशन पीएलओ के लिए बहुत महत्व रखता था और इसलिए अबू जिहाद ने इस ऑपरेशन को कमांड करने की जिम्मेदारी अपने सबसे खास आदमी आजमी जरेर को दी। हाउसमेट के दिए हुए फाइल में पीएलओ के खूंखार आतंकवादियों के लोकेशंस की पूरी डिटेल्स थी। उन आतंकवादियों का अड्डा लेबनान में स्थित डमार बीच के पास था। आमोस गिलाद उस जगह पर स्ट्राइक करवाकर सभी टेररिस्ट को एलिमिनेट कर देना चाहते थे। 5 मार्च 1978 फ्लोटिला 13 नेवल कमांडोज ऑपरेशन लकी मैन के तहत तय किए हुए लोकेशन पर घुसकर कई सारे टेररिस्ट को मौत के घाट उतार दिया। ऑपरेशंस के तमाम रिपोर्ट्स आमोस गिलाद को दिया। आमोस गिलाद को संतुष्टि नहीं मिली और फिर से उस जगह पर स्ट्राइक करवाना चाहते थे, परंतु उनके इस फैसले के बीच डिफेंस मिनिस्टर ईजर वेजमैन आए। ईजर वेजमैन का अगले दिन वॉशिंगटन का दौरा तय था, इसीलिए वह इस ऑपरेशन को रिलॉन्च करने की मंजूरी नहीं देना चाहते थे। आमोस गिलाद ने इस बात का सख्त विरोध करते हुए ईजर वेजमैन को अबू जिहाद के प्लानिंग रिपोर्ट्स द्वारा अवगत करवाते हुए चेतावनी भी दी कि इस बार पीएलओ के टेररिस्ट इजराइल पर बहुत बड़ा हमला करेंगे और बड़े तादाद पर इजराइल को नुकसान पहुंचाएंगे। ईजर वेजमैन टस से मस न हुए और अपने फैसले पर कायम रहे। उनका यह फैसला आगे जाकर एक विनाश को जन्म देने वाला था। 11 मार्च 1978 दोपहर 2:30 बजे साउथ ऑफ हाइफा के बीच पर एक रबर बोट प्रवेश हुआ। उस रबर बोट पर कुछ लोग सवार थे। समुद्र की लहरें ज्यादा तेज होने की वजह से बोट को किनारे पहुंचने में थोड़ी दिक्कत हुई। करीब 3 दिन लगे उन लोगों को हाइफा पहुंचने के लिए। उस बीच पर गेल रूबिन नाम की अमेरिकन फोटोग्राफर अफ्रीका से माइग्रेट हुए पक्षियों की तस्वीरें ले रही थी। बोट से उतरकर एक थके आदमी ने महिला से पुष्टि की कि क्या यह जगह हाइफा है। महिला फोटोग्राफर ने हाँ में जवाब देते हुए कहा कि यह हाइफा और तेल अवीव के बीच आता है। उस आदमी ने महिला को थैंक्स करते हुए गोली मार दी। उस अमेरिकन फोटोग्राफर की मौके पर ही मौत हो गई। वे लोग जो रबर बोट पर सवार थे दरअसल पीएलओ टेररिस्ट थे। सभी बीच से तुरंत हाईवे पहुंचे और एक टैक्सी को हाईजैक किया और उसके बाद आम नागरिकों से भरे बस को हाईजैक किया। बस ड्राइवर को बस तेल अवीव की तरफ ले जाने को कहा। अबू जिहाद ने तेल अवीव के किसी होटल पर हमला करने को कहा, परंतु टेररिस्ट ने प्लान बदल दिया। कुछ ही देर में दूसरे बस को भी हाईजैक कर लिया गया। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि नजदीकी तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस को समझने का मौका तक नहीं मिला। कैसे करके इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस ने दोनों बसेस को तेल अवीव के आउटस्कर्ट एरिया में रोका। सिक्योरिटी फोर्सेस और टेररिस्ट के बीच मुठभेड़ हुई और लगातार चल रही गोलियों की आवाजों ने डर का माहौल बना दिया। करीब 11 आतंकवादी इस हमले में शामिल थे। सिक्योरिटी फोर्सेस लगभग अपने काम में कामयाब होते दिख रही थी, परंतु तभी एक टेररिस्ट ने बस में हैंड ग्रेनेड फेंक दिया। हैंड ग्रेनेड के फटने से बस तबाह हो गई। इस घटना में कुल 48 लोगों की जान गई। 48 में से 38 इजरायली और 9 टेररिस्ट मारे गए। 13 मासूम बच्चों के शव ने सिक्योरिटी फोर्सेस को दहला कर रख दिया। एक घायल टेररिस्ट को सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ लिया और हॉस्पिटल में एडमिट किया। शीन बेट के टॉप इंटेरोगेटर अरिया हादर हॉस्पिटल में ही उस टेररिस्ट से इस आतंकी हमले के मास्टरमाइंड का नाम पूछा। जवाब में उस आतंकवादी ने अबू जिहाद का नाम लिया। जवाब मिलते ही आरिया हादर ने उस आतंकवादी से ऑक्सीजन मास्क हटा दिया और ट्यूब खींच लिया, जिसकी वजह से उस आतंकवादी ने दम तोड़ दिया।
आखिर क्या कदम उठाएगी इजराइल? किस स्केल पर आने वाले मिशंस तय किए जाएंगे? जानने के लिए देखिए हमारे इस वीडियो को। ग्यारह मार्च 1978 में हुए आतंकवादी हमले ने पूरे इजराइल को हिलाकर रख दिया। सामान्य नागरिक इस हमले से काफी दुखी थे। सभी को इस बात का इंतजार था यह जानने की कि इजराइल गवर्नमेंट का अगला कदम क्या होगा। डिफेंस मिनिस्टर इजर वेजमैन को पीएलओ से ज्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा था। अपने लापरवाही से 38 लोगों की मौत को देखा और अब वो आगे से देश को नुकसान नहीं देना चाहते थे। इजर वेजमैन ने आईडीएफ को बड़े स्केल पर साधन लेबनान पर हमला कर टेररिस्ट को चुन चुन कर मारने का हुक्म दिया। 14 मार्च 1978 इजरायली आर्मर और पैराट्रूपर्स ऑपरेशन लिथानी के तहत सदर्न लेबनान में पीएलओ के अड्डे में घुसकर एक एक आतंकवादी को मार गिराया। करीब 300 आतंकवादियों को ढूंढकर मारा और उनके हेडक्वार्टर्स को बमों से उड़ाकर नष्ट कर दिया गया। पीएलओ के बड़े से बड़े हथियार एवं डॉक्यूमेंट्स को सीज कर अपने साथ ले गए। आईडीएफ द्वारा किए ऑपरेशन लितानी के बाद यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स लेबनान पर पोस्ट हो गई। बदले में पीएलओ ने भी भारी संख्या में कत्यूश रॉकेट से इजराइल पर हमला किया। ऑपरेशन लितानी में आईडीएफ द्वारा किए गए भारी संख्या में किलिंग्स और प्रॉपर्टी डैमेज ने हर बार की तरह उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया। ऐसी परिस्थिति में इजर वेजमैन ने काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन को अलग अलग विभाग में एग्जीक्यूट करवाने का फैसला किया। इसमें काम भी आसानी से हो और इंटरनेशनल मीडिया को इजराइल पर सवाल उठाने का मौका तक न मिले। इस मिशन की जवाबदारी नेवल कमांडोज यूनिट फ्लोटिला 13 को मिली। लेबनान पर होने वाले ऑपरेशन को कमांड करने की जिम्मेदारी आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ जनरल राफुल लिथिन को मिली। राफुल लिथिन को उसी के कुछ ही दिन पहले आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ पद पर नियुक्त किया गया था। राफुल लिथिन सख्त कम बोलने वाले और दूर की दृष्टि रखने वाले उत्तम आर्मी ऑफिसर थे। जनरल राफुल लिथिन ने आईडीएफ और मोसाद द्वारा किए जॉइंट ऑपरेशन मिशन ओपरा को सक्सेसफुली कमांड किया था। ऑपरेशन ओपरा पर हमने पहले भी वीडियो बनाया था, लिंक डिस्क्रिप्शन एवं आई बटन में उपलब्ध है। राफुल लिथिन का स्वभाव रफ एंड टफ था। वह कभी भी किसी से डरते नहीं थे और पॉलिटिकल रूल्स को जरा भी अपने काम के बीच आने नहीं देते। जनरल राफुल लिथिन ने फ्लोटिला 13 कमांडोज की ट्रेनिंग का जायजा लिया और सख्त इंस्ट्रक्शन भी दिया कि ट्रेनिंग इतनी टफ हो कि उसमें से टफेस्ट कमांडोज उभर कर बाहर निकले। फ्लोटिला 13 की स्थापना 1949 में हुई थी। इस यूनिट का काम था समुद्री रास्ते से टारगेट को खत्म करना। सेरट मटकल की तरह फ्लोटिला 13 यूनिट की भी ट्रेनिंग प्रोग्राम 18 महीनों की होती थी। वर्ष 1978 से 1980 तक फ्लोटिला 13 ने लेबनान में करीब 23 मिलिट्री रेड्स को अंजाम दिया, जिसमें पीएलओ के 130 टेररिस्ट मारे गए और 100 टेररिस्ट घायल हुए। जनरल राफुल लिथिन के सुपरविजन में लेबनान के ज्यादातर पीएलओ टेररिस्ट पर आईडीएफ की पकड़ मजबूत हो चुकी थी। 5 अगस्त 1980 फ्लोटिला 13 कमांडोज रबर बोट से समुद्र किनारे से थोड़ी दूर पहुंचे। अंडर वाटर स्विम करके सभी कमांडोज ने सी वॉल के पास अपना पोजीशन सेट किया। कमांडोज ने स्नाइपर से टायर रेफ्यूजी कैंप पर पीएलओ के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट और इजराइल में हुए 11 मार्च 1978 के हमले का मास्टरमाइंड आजमी जरीर को निशाना बनाया। राफुल लिथिन ने ऑफिसर एमी एलोन को ऑपरेशन खत्म करने के बाद सेफ एग्जिट के लिए मशीन गन से चारों तरफ फायर करने का ऑर्डर दिया, जिससे कोई भी टेररिस्ट उनका पीछा ना कर सके। रेफ्यूजी कैंप में फायरिंग करने से सिविलियंस की जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए एमी एलोन ने राफुल लिथिन के ऑर्डर को मानने से मना कर दिया। इस बात में दोनों के बीच बड़ी बहस छिड़ गई। ऑपरेशन पूरा तो हुआ, लेकिन एमी एलोन और राफुल लिथिन के बीच हुए मनमुटाव ने चिंता बढ़ा दी। इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट यानी अमान की 504 यूनिट का लेबनान पर हो रहे खूनी ऑपरेशन पर इजर वेजमैन ने रिस्ट्रिक्शन लगाने का फैसला किया। अमान यूनिट 504 के एजेंट्स को ऑफिसर्स लगातार अलग मिशंस में भेज रहे थे, और वो भी सुपीरियर्स के नजरों से बचाकर। इजरायली इंटेलिजेंस ने लेबनान में क्रिश्चियन पॉलिटिकल पार्टी कतैब के साथ अपने गुप्त गठबंधन की स्थापना की। पीएलओ और सीरियन फोर्सेस की महत्वपूर्ण जानकारियां कतैब पार्टी के लोग मोसाद तक पहुंचाते। कतैब के लोगों को मोसाद ने ट्रेन किया और किलिंग मशीन के रूप में तैयार किया।
कतेब की समस्या यह थी कि उनके लोग बिना आगे का सोच सीधा पीएलओ के लोगों को दर्दनाक मौत देते। कतेब का एक मिलिटेंट जिसका नाम रॉबर्ट हतेम था, उसने करीब 3000 पीएलओ के लोगों को मारा और मरवाया भी। ऐसा लगने लगा था कि खून खराबे में मोसाद और आईडीएफ इतनी उलझ चुकी थी कि आगे आने वाले समस्या उनके नजरों से धुंधला हो चुका था। 22 अप्रैल 1979 की आधी रात पीएलओ का एक ग्रुप इजराइल में स्थित नहारिया शहर के बीच पर पहुंचा और कुछ हथियार के साथ एक अपार्टमेंट पर अपना कब्जा किया। वहां 4 सदस्यों के परिवार को बंदूक के नोक पर बंधक बना लिया। घर के मुखिया डैनी और उसके बेटी को ढाल बनाकर पुलिस पर हमला किया। इसी में एक ऑफिसर की मौत हुई। पीएलओ टेररिस्ट ने दोनों बाप बेटी को मार दिया। कुछ ही देर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने आसपास के इलाकों को सीज कर लिया और टेररिस्ट पर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। खुद के बचाव में टेररिस्ट ने हैंड ग्रेनेड फेंका, जिसमें डैनी की 2 साल की दूसरी बेटी येल की मौके पर ही मौत हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज तो किया, परंतु 3 सिविलियंस की मौत और खास करके 2 बच्चियों की मौत ने माहौल को हिलाकर रख दिया। इस हमले के बाद आईडीएफ चीफ राफुल इथेन ने हमले में जुड़े सभी पीएलओ मेंबर्स को लेबनान में मार डालने के ऑर्डर्स दिए। जनरल इथेन ने इन्वेस्टिगेशन की कोई जरूरत नहीं ऐसा कहकर सभी पीएलओ मेंबर्स को मारने के ऑर्डर दिए। आईडीएफ की तरफ से इस मिशन को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी कॉलोनल मीर दगान को दी, जो आगे जाकर मोसाद चीफ भी बने और वो भी सक्सेसफुल चीफ बने। इस मिशन को अंजाम देने के लिए साउदर्न लेबनान रीजन यानी एसएलआर यूनिट बनाया गया, जो मीर दगान के सुपरविजन पर चलेगा। यह ऑपरेशन सीक्रेट होगा और इसमें कुछ ऑफिसर्स ही शामिल होंगे और यह ऑफिशियल मिशन नहीं होगा। आईडीएफ इस बार सारे नियमों को तोड़कर बिना डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के मंजूरी बिना इस मिशन को एग्जीक्यूट करने वाली थी। इजराइल का कोई भी ट्रेस ना मिले, इतनी चालाकी से इस मिशन को एग्जीक्यूट करना जरूरी था। मीर दगान की एसएलआर यूनिट ने कई एजेंट्स को रिक्रूट और ट्रेन किया और लेबनान के अलग अलग इलाकों पर तैनात करवा दिया। यही सभी एजेंट्स दुनिया की नजरों से छुपकर एस्पिनाच एक्टिविटी और असैसिन एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे थे। धीरे धीरे बॉम्ब स्मगल करके पीएलओ ऑफिशियल्स के घरों, गाड़ियों के साथ अलग अलग ठिकानों में फिट करके लेबनान को जैसे बॉम्ब एक्सप्लोजिव नेशन बना दिया। आईडीएफ के नॉर्थ कमांड से मेजर जनरल बेन गिल मीर दगान के साथ थे। कमांड हेड मेजर जनरल योशुआ सैगाई को लेबनान में पीएलओ पर हो रहे लगातार हमले अनऑथोराइज्ड लग रहे थे। उनको मीर दगान की सीक्रेट एक्टिविटी का पता लग चुका था और यह भी पता था कि इस काम को आईडीएफ चीफ राफुल इथेन और मेजर जनरल बेनगाल सारे नियमों को तोड़कर इस काम में मौजूद थे। मेजर जनरल योशुआ सागे खुद इस काम को रोकना चाहते थे, परंतु कुछ सबूत को इकट्ठा करके योशुआ ने सीक्रेटली बेनगाल के टेलीफोन को टैप किया। बेनगाल को इसके बारे में पता लग चुका था और अब ज्यादा सतर्क होकर आईडीएफ चीफ से कहीं दूर अलग अलग जगहों पर मिलने लगे। कुछ दिनों के बाद योशुआ प्राइम मिनिस्टर मेनेकम बैगिन के पास गए और आईडीएफ चीफ राफुल इथेन और बेनगाल द्वारा लेबनान पर हो रहे सीक्रेट काउंटर अटैक के बारे में शिकायत की। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने इस शिकायत को गंभीरता से सुना और योशुआ के साथ डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर सिपोरी के पास गए और इस बात पर कुछ विचार करने का आग्रह किया। जून 1979 डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर सिपोरी को एक ऑपरेशन की रिपोर्ट मिली, जिसमें एक कार बॉम्ब ब्लास्ट से कुछ महिलाओं और बच्चों की मौत हुई। हमला सदर्न लेबनान के वेस्टर्न सेक्टर में हुआ और इस हमले का मकसद था पीएलओ ऑफिशियल्स को मार गिराना। इन रिपोर्ट्स की वजह से बेनगाल को प्राइम मिनिस्टर मेनेकम बैगिन, जिपोरी योशुआ और राफुल इथेन के सामने हाजिर होने के ऑर्डर मिले। जिपोरी का गुस्सा 7वें आसमान पर था और वो बेनगाल को हेड ऑफ नॉर्दर्न कमांड के पोस्ट से बर्खास्त करना चाहते थे। प्राइम मिनिस्टर मेनेकम बैगिन ने आईडीएफ चीफ राफुल इथेन से पूछा कि लेबनान में हो रहे तमाम ऑपरेशन उनके अप्रूवल द्वारा हो रहे हैं या नहीं। राफुल इथेन ने कड़क आवाज में हाँ कहा। राफुल इथेन के जवाब को सुनते ही प्राइम मिनिस्टर मेनेकम बैगिन वहां से चले गए और मीटिंग को खत्म कर दिया। प्राइम मिनिस्टर ने इस विषय पर दोबारा कोई भी प्रकार की बात न की। कुछ लोगों का मानना था कि मेनेकम बैगिन का राफुल इथेन पर भरोसा था, इसलिए उन पर कोई भी प्रकार का प्रश्न नहीं किया।
इसी तरह मीर दगान ने अपना काम जारी रखा और लेबनान पर अपना ऑपरेशन भी जारी रखा। पांच अगस्त 1981 प्राइम मिनिस्टर मेनेगम बेगिन ने इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी एरियल शेरोन को दी। एरियल शेरोन का आर्मी में रिकॉर्ड काफी उत्तम और योगदान बहुत ज्यादा रहा। मेनेगम बेगिन के अनुसार वह इजराइल इजिप्ट के पीस ट्रीटी पर अच्छा काम कर सकेंगे। उसी समय यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन लेबनान पर इजराइल और पीएलओ के बीच सीज फायर करवाना चाहते थे। एरियल शेरोन और राफेल इथेन ने इस बात का पूरा विरोध किया क्योंकि उनके अनुसार पीएलओ कभी भी इजराइल पर हमला करने से नहीं रुकेगी। पीएलओ का हमला इजराइल के लोगों पर हमेशा कायम रहेगा। ऐसी परिस्थिति को रोकने के लिए मीर दगान को सेकेंड फेज पर काम करने को कहा। इस सेकेंड फेज में बेरूट, सिडोन और टायर में हो रहे फिलिस्तीन के लोगों में ऐसा क्योस पैदा करे कि इजराइल को सही मौका मिल जाए पीएलओ पर चढ़ाई करने का। 1 अक्टूबर 1981 बेरूट में बड़ा धमाका हुआ जिसमें 83 लोगों की मौत और करीब 300 लोग घायल हुए। उसी के कुछ दिन बाद सिडोन में स्थित पीएलओ हेडक्वार्टर्स पर हमला हुआ जिसमें करीब 23 लोगों की मौत हुई। इन हमलों की जिम्मेदारी एक फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन ने ली जिसे वह फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ लेबनान कहते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन ने आगे जाके सीरिया में भी कई हमले किए। यासिर अराफात ने मोसाद को इन हमलों का जिम्मेदार बताया। मोसाद ने इस इल्जाम को खारिज करते हुए खुद को इस हमले से दूर रखा। यासिर अराफात भी कहीं ना कहीं जानता था कि इजराइल मौका ढूंढ रही है उन पर हमला करने के लिए। इसी वजह से वो धीरे धीरे अपना कदम ले रहा था। मीर दगान ने पीएलओ को खत्म करने के लिए एक मिशन तैयार किया जिसका कोड नेम था ऑपरेशन ओलंपिया। इस ऑपरेशन में पीएलओ ऑफिशियल्स को टारगेट बनाने की तैयारी थी। प्लान अनुसार ईस्ट बेरूट में पीएलओ के मेंबर्स एक डिनर पार्टी में इकट्ठा होने वाले थे। इस ऑपरेशन में मीर दगान के एजेंट्स 2 टन एक्सप्लोजिव को लोकेशन के चारों तरफ से बिछा देंगे और धमाके से अंदर मौजूद सभी पीएलओ मेंबर्स को मार देंगे। इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने की तैयारी शुरू होने वाली थी, परंतु कुछ रुकावट की वजह से ऑपरेशन को रोकना पड़ा। कुछ दिन बाद मीर दगान को इन्फॉर्मेशन मिली कि 1 जनवरी 1982 बेरूट स्टेडियम में पीएलओ अपने स्थापना की सालगिरह मनाएगा। इसी से मीर दगान ने ऑपरेशन ओलंपिया 2 को एग्जीक्यूट करने का फैसला किया। इस ऑपरेशन में पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ लेबनान को भी शामिल किया गया। प्लान अनुसार 20 दिसंबर 1981 3 इजरायली एजेंट्स वीआईपी डैश पाने में कामयाब हुए और पीएलओ लीडर्स के बैठने की जगह पर भारी तादाद में एक्सप्लोजिव्स प्लांट किए। ये एक्सप्लोजिव्स रिमोट डिवाइसेस द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। इसी के साथ एक ट्रक को 1.5 टन एक्सप्लोजिव और 2 मर्सिडीज कार में 550 पाउंड एक्सप्लोजिव्स के साथ तैयार किया गया। ट्रक और कार्स को चलाने की जिम्मेदारी पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ लेबनान को थी। ट्रक और कार्स को स्टेडियम के पास पार्क किया जाएगा। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इस ऑपरेशन की भनक मेजर जनरल योशुआ सागे को लगी। योशुआ ने तुरंत सभी जानकारी डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर जिपोरी को दी। एरियल शेरोन को जब इस ऑपरेशन के बारे में बताया गया तो तुरंत राफेल इथेन और मीर दगान को फॉरेन प्राइम मिनिस्टर से मिलकर इस ऑपरेशन के अप्रूवल की मांग रखने को कहा। प्राइम मिनिस्टर मेनेगम बेगिन ने इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए साफ साफ मना किया क्योंकि उनके अनुसार उस डिनर पार्टी में यूएसएसआर डिप्लोमेट्स भी शामिल होंगे। ऑपरेशन ओलंपिया 2 को अबॉर्ट कर दिया गया। इजराइल के लिए यह बड़ी अपॉर्चुनिटी थी पीएलओ को खत्म करने की, जो न पूरा हो पाया। कुछ दिन बाद पता चला कि उस डिनर मीटिंग पर एक भी फॉरेन डिप्लोमेट्स मौजूद न थे। मीर दगान को बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। रही बात एरियल शेरोन और राफेल इथेन की, तो वो आने वाले ऑपरेशंस की तैयारी में लग गए। मेनेगम बेगिन की गलत इंफॉर्मेशन ने न सिर्फ ऑपरेशन ओलंपिया को रोका, बल्कि पीएलओ को एक जीवन दान भी दे दिया, जो आगे जाकर इजराइल के लिए मुसीबत का कारण बनेंगे। तो दोस्तों, यह कहानी थी लेबनान में हुए काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन की। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।